वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है और क्या क्या इसके क्लासिफिकेशंस हैं, हम सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज़्म ये एक ब्रेन का ना सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। सिंपल मीनिंग में हम समझें तो जब हम स्ट्रेस या टेंशन फील करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करता है ताकि हम कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज़्म किसने दिया था? डिफेंस मैकेनिज़्म दिया था एना फ्रॉइड ने। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज़्म दिया था एना फ्रॉइड ने। और इसमें क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज़्म आर वन वे ऑफ लुकिंग एट हाउ पीपल डिफाइन देमसेल्फ फ्रॉम अ फुल अवेयरनेस ऑफ अनप्लेजेंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है। तो इसमें बेसिकली माइंड जो है ट्रिक्स यूज़ करता है जिससे कि हम अच्छा फील करें। और हम इसे और क्या आराम से बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं मेंटल मैकेनिज़्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म एंड मेंटल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इसका यूज़ डिफेंस मैकेनिज़्म का इंसान यूज़ करता है टू रिड्यूस द एंजाइटी और टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स। सो लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म। सबसे पहला है हमारा कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब होता है अपनी वीकनेस को किसी और चीज़ में स्ट्रॉन्ग बनाकर कवर करना। ठीक है, ओवर अचीवमेंट इन वन एरिया टू ऑफसेट रियल और परसीव्ड एफिशिएंसीज इन अदर एरिया। यानी कि आपकी एक चीज़ इतनी आप एक चीज़ में अपने आप को इतना अच्छा बना लेते हो, ठीक है, कि उसको कवर, एक चीज़ में आप बहुत बेकार हो तो उसको कवर करने के लिए आप क्या करते हो, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं उनकी तरफ आप शिफ्ट हो जाते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप MBBS करना चाहते थे, बट क्योंकि जैसे कि आप स्टडीज़ में वीक हो तो आप क्या करोगे, आप स्पोर्ट्स में टॉप करना चाहोगे। ठीक है, यानी कि आप एक एरिया में वीक हो, किस में, पढ़ाई में वीक हो, तो आप अपने आप को किस में अच्छा बना रहे हो, स्पोर्ट्स में बना रहे हो, उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंपनसेशन। यानी एक में बेकार हो तो दूसरे में अपने आप को अच्छा बनाओगे ताकि आप उस चीज़ को कवर कर सको। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसिंग द डिजायर्ड ग्रेटिफिकेशन विद वन डेट इज़ मोर रेडली अवेलेबल। यानी कि आप एक चीज़ में उतने अच्छे नहीं हो, उसको कवर करने के लिए आप क्या करोगे, दूसरी चीज़ में निपुणता हासिल करोगे। यानी जो चाहिए अगर आपको वो ना मिले तो आप उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ देते हो। जैसे कि MBBS आपका टारगेट है लेकिन आप MBBS नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, नर्सिंग चूज़ कर लोगे कि MBBS ना सही तो नर्सिंग ही सही। आपने सेकंड ईजी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको अडेप्ट कर लिया, उसे बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। यानी एक चीज़ को दूसरे से आपने रिप्लेस कर दिया, वो होता है हमारा सब्सटीट्यूशन। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को किसी से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, जो उसको डिज़ायर्ड होता है, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो उसके बदले वो दूसरा गोल सर्च कर लेता है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है गलत या अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को अच्छे काम में कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी कि सब्सटीट्यूटिंग अ सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ फॉर एन इम्पल्स डेट इज़ अनएक्सेप्टेबल। जो चीज़ आप क्या करते हो, आपकी जो भी बुरी चीज़ है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसको, जो अनएक्सेप्टेबल है उसको सोशली एक्सेप्टेबल में चेंज कर देते हो। जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, आपने क्या किया, आपको क्या आता है, गुस्सा आता है, आपने उसको किस में रिप्लेस कर दिया, जिम में। ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर स्पोर्ट में, ठीक है, बॉक्सिंग स्टार्ट कर दिया आपने। आपको मारना है किसी को, आप मारना बुरी चीज़ है लेकिन आपने क्या चूज़ कर लिया, बॉक्सिंग चूज़ कर ली कि ठीक है, अपना एंगर आप दूसरी जगह निकाल रहे हो। यानी कि अनएक्सेप्टेबल चीज़ जो कि एंगर है, जिसमें आप लड़ाई कर रहे हो, उसको आपने क्या कर दिया, सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ में बदल दिया। यानी कि बॉक्सिंग चूज़ करके आपने उसे जस्टिफाइड कर दिया कि ठीक है अभी एक्सेप्टेबल है। तो इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट आता है हमारा रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन में बेसिकली, जस्ट अ मोमेंट, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी गलती या बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए बहाने बनाते हैं,
ठीक है, यानी हमारी गलती है लेकिन हम बहाने बना रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि एक्सक्यूजिंग ऑन बिहेवियर टू अवॉइड गिल्ट, responsibility, conflicts, anxiety or loss of self-respect. तो रेशनलाइजेशन में आपने क्या किया कि एक्सक्यूजिंग ऑन बिहेवियर टू अवॉइड गिल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, एंजाइटी और लॉस ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने क्या किया, कोई भी आपकी गलती थी तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने एक बहाना बना दिया। सिंपली आप इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो कि मैं फ़ेल हुआ क्योंकि पेपर टफ था, ठीक है। आपने क्या किया, आपकी अपनी गलती को आपने जस्टिफाई कर दिया, आप फेल हो गए, फेल ड्यू टू पेपर इज़ टफ, आपने पेपर की ही गलती बता दी, ठीक है। रियलिटी में आपने पढ़ाई ही नहीं की थी, इसीलिए आप फेल हो गए, लेकिन आपने उसका बहाना क्या बना दिया, क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था इसलिए मैं पास नहीं कर पाया। तो इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अपनी ही गलती, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को छुपाने के लिए जो आप बहाने बनाते हो, रेशनल्स देते हो, उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है, ओके। नेक्स्ट इज़ रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है कि दर्द वाली या फिर कोई भी बुरी मेमोरीज होती हैं जो दिमाग में दिमाग क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली दबा देता है, ठीक है। यानी कि एक्सक्लूडिंग इमोशनली पेनफुल, जो भी पेनफुल मेमोरीज हैं जिन्हें आप याद नहीं रखना चाहते हो, दिमाग ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों को भूल जाता है। पेनफुल और एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स unconsciously from conscious awareness। बेसिकली आपके माइंड ने क्या किया, उन चीज़ों को, उन मेमोरीज़ को दबा दिया है, ठीक है। किसी ट्रॉमा को, या बेसिकली एग्जांपल सिंपल भाषा में बात करें कि कोई भी ट्रॉमा था और अब वो आपको याद नहीं है कि आपके साथ वो क्या हुआ था, यानी कि दिमाग उसे अनकॉन्शियसली भूल चुका है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। इसे हम और क्या बोलते हैं, रिप्रेशन को सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। जो भी आपके साथ बुरी घटना हुई थी, बुरे यादें थी, दिमाग उनको ऑटोमेटिकली ही दबा देता है, भूल जाता है, ठीक है। यानी कि एक इंसान का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो भूल जाता है जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो इतना पेनफुल था कि वो उस पूरे इंसिडेंट को ही भूल गया। उसी को बोलते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब दबाना, अनकॉन्शियसली आप किसी भी चीज़ को भूल जाते हो। नेक्स्ट इज डिनायल। डिनायल का मतलब होता है सच ना मानना, यानी रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, उसी को बोलते हैं डिनायल। फेलियर टू एक्नॉलेज एन unbearable
कंडीशन, फेलियर, ठीक है। डिनाइल का मतलब क्या होता है? फेलियर टू एक्नॉलेज एन अनबेरेबल कंडीशन, कोई ऐसी घटना हुई जिसको आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो। या फिर आप क्या बोल सकते हो? फेलियर टू एडमिट रियलिटी ऑफ सिचुएशन और हाउ वन इनेबल्स प्रॉब्लम टू कंटिन्यू, ठीक है। ये डेफिनेशन है बेसिकली डिनाइल की। आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो डिनाइल का मतलब सिंपल भाषा में यही है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि डॉक्टर ने बोला आपको ये डिजीज़ है, पर आप मानने को राज़ी ही नहीं होते कि नहीं ये कैसे हो सकता है, मतलब आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो उसी को बोलते हैं डिनाइल। नेक्स्ट है, या फिर जैसे घर में किसी इंसान की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, तो खाने की टेबल पे आप मतलब आप मानते ही नहीं हो कि उसकी डेथ हो गई, आप टेबल पे उसका प्रॉपर सीट छोड़ रहे हो कि नहीं वो आएगा खाना खाएगा आके, ठीक है। आप रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, उसी चीज़ को बोलते हैं डिनाइल। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी जैसा बनना, ठीक है, किसी जैसा बनना, उसी को बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। यानी किसी दूसरे पर्सन के जैसे बिहेव करना या फिर उसको कॉपी करना, उसी चीज़ को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। इस डिफेंस मैकेनिज्म में बेसिकली जो इंसान होता है वो अपना बिहेवियर, अपनी इवन जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसी और व्यक्ति जिसको मानता है उसी के अनुसार, मतलब उसी के जैसे बनने का पूरा प्रयोग करता है, ठीक है, प्रयास करता है। तो जैसे बच्चा अपने फेवरेट टीचर जैसा बनने की कोशिश करता है ना, उसी चीज़ को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। यानी इसको हम सिंपली भाषा में ये भी कह सकते हैं कॉपी समवन यू एडमायर, ठीक है, जिसको आप पसंद करते हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो उसको कॉपी करने लगते हो, तो उसी चीज़ को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसका एग्जांपल क्या है कि बच्चा अपने फेवरेट टीचर के जैसे बनने की कोशिश करता है। देखा है ना, टीचर्स डे होता है तो अपने फेवरेट टीचर के जैसे ही बिहेव करते हैं, उन्हीं के जैसे पढ़ाते हैं, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस क्या होता है? ट्रांसफेरेंस को सिंपल हम बोल सकते हैं फीलिंग्स ट्रांसफ़र करना, ठीक है, फीलिंग्स ट्रांसफ़र करना। इससे आप क्या समझ रहे हो कि एक पर्सन की फीलिंग्स दूसरे पर डाल देना। यानी वो जो चाहता है ना कि अगर मान लो कोई इंसान है वो आपसे नफ़रत करता है, तो वो किसी दूसरे पर डाल देगा और वो उसको बोलेगा कि भाई वो तेरे से नफ़रत करता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। यानी पेशेंट, एक एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट नर्स को अपनी माँ की तरह ट्रीट करे, ठीक है, या जैसे कि इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफेरेंस, कि किसी और में किसी और की छवि को देखना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल भाषा में किसी और में किसी नोन वन की, ठीक है, नोन वन जो भी जिसको भी आप जानते हो, नोन वन की छवि को देखना। उसी को बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। और इसी का एक अपोजिट भी होता है, इसी का अपोजिट होता है जिसे हम बोलते हैं, ये तो देखो ट्रांसफेरेंस जो है पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक और आता है उसे हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होता है? इसमें अब नर्स अटैच हो जाती है, नर्स अटैच हो जाती है किससे? पेशेंट से, और उसमें पेशेंट में क्या देखने लगती है? अपना फादर या फिर भाई बहन, कोई भी, मतलब सिस्टर, कुछ भी एक्सेट्रा। बेसिकली वो क्या देखने लग जाती है? रिलेशन, कि उसका नॉन रिलेशन उसे दिखने लगता है। तो इसी को बोलते हैं काउंटर ट्रांसफेरेंट। वो इतना एक पेशेंट से अटैच हो जाती है कि उसमें अपने पिता, भाई बहन या किसी की भी जो भी नॉन वन है उसकी छवि देखने लगती है। तो ये होता है नर्स हो गया या फिर डॉक्टर हो गया, कोई भी हो गया, यानी कोई भी मेडिकल स्टाफ जो हो गया।
तो इसी को हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसफेरेंस। अब नर्स ही अटैच है पेशेंट से, ट्रांसफेरेंस में क्या पेशेंट अटैच है नर्स या फिर किसी भी मेडिकल जो भी है उनसे। तो नेक्स्ट है हमारा सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जान के भूलना, यानी जानबूझ के भूल जाना, यानी आप खुद से कॉन्शियसली किसी बात को इग्नोर करने लग जाते हो, उसी को बोलते हैं सप्रेशन। पहले आपने एक और पढ़ा था जिसमें आप अनकॉन्शियसली भूल जा रहे थे, यानी रिप्रेशन में क्या हो रहा था कि आप अनकॉन्शियसली उस पूरी फीलिंग को ही भूल जा रहे थे, वो अनकॉन्शियस था। अब यहाँ पे आप जानबूझकर कॉन्शियसली भूल रहे हो तो उसे बोलेंगे सप्रेशन। जानबूझकर किसी एक चीज़ को दबा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उसी को बोलते हैं सप्रेशन। आप इसे ये भी बोल सकते हो सिंपल कि खुद से कॉन्शियसली किसी बात को इग्नोर करना, या फिर हाँ और क्या बोल सकते हो कॉन्शियस, इसको हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कॉन्शियस एक्सक्लूजन, यानी कि आपने किसी चीज़ को एक्सक्लूड किया, लेकिन कैसे कॉन्शियसली किया है। कोई भी अनएक्सेप्टेबल थॉट हो गया जो आपको नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी एक्टिविटी उसको आपने क्या कर दिया है सप्रेस कर दिया है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम के स्ट्रेस में, एग्ज़ाम का स्ट्रेस था, ठीक है, साइड में रख के मूवी देखना, क्या करने लग गए मूवी देखने लग गए। इतना स्ट्रेस था, आप उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को बेसिकली आपने क्या कर दिया सप्रेस कर दिया। तो एग्ज़ाम के स्ट्रेस में आपने क्या शुरू कर दिया मूवी देखना, ये है सप्रेशन। और आपने सोचा कि भाई एग्ज़ाम तो होता रहेगा, चलो मूवी देख लेते हैं, जैसे कुछ बच्चा भी कर रहे होंगे, नॉट सेट का एग्ज़ाम सर पे है बट वो कह रहे हैं कि अरे ठीक है ना, नॉट सेट का इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि अब मैं थोड़ा मूवी देख लेता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करवा लेता हूँ। इसी डिफेंस मैकेनिज्म को बोलते हैं सप्रेशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है रियल पर्सन पर गुस्सा नहीं निकाल पाते हैं तो किसी और पर निकालने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, रियल पर्सन पर गुस्सा नहीं निकाल पाते हो, ठीक है, नहीं निकलता, तो आप उसकी जगह किस पे गुस्सा करते हो, किसी और पर। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम इसे क्या बोल सकते हैं कि गुस्से को शिफ्ट करना। अगर आप गुस्सा शिफ्ट कर रहे हो देन वो डिस्प्लेसमेंट में आता है, यानी कि वेंटिलेशन ऑफ इंटेंस फीलिंग्स टूवर्ड पर्सन लेस थ्रेटनिंग देन द वन हु अराउज्ड दोज फीलिंग। तो बेसिकली एक है डेंजरस पर्सन जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब क्योंकि वो डेंजरस है तो आप उस पर गुस्सा तो निकाल नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे कि ऐसा इंसान चूज़ करोगे जो कि लेस डेंजरस है आपसे, ठीक है, कम खतरनाक है, तो आप उस पर जाके सारा गुस्सा निकाल दोगे। जैसे बॉस ने डांटा, ठीक है, बॉस ने क्या किया डांटा, तो आपने इस पे गुस्सा नहीं निकाला, आपने क्या किया घर आके अपनी भाई पे या बीवी पे आके गुस्सा निकाल दिया, ठीक है, इस पे आपने क्या किया गुस्सा निकाल दिया। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी गुस्सा आपको बॉस पे आ रहा था लेकिन आपने इजी टारगेट चूज़ किया। डेंजरस टारगेट को छोड़ के इजी टारगेट को चूज़ करना ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं विड्रॉल की, तो विड्रॉल का मतलब क्या होता है, ओके, तो विड्रॉल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भाग जाना या फिर अवॉइड करना। क्या करोगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे क्या करोगे आप भाग जाओगे। सिंपल भाषा में बोले, एग्ज़ाम का इतना डर था कि आप क्लास ही नहीं जाओगे, है ना, टेस्ट होते थे तो बच्चे क्या करते थे, अरे टेस्ट है तो पेट दर्द का बहाना बनाने लग गए कि आज नहीं जाएंगे, रोड खुद ही है तो जा नहीं सकते हैं। तो आपने क्या किया कि बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपने क्या समझा, भागना सही समझा, यानी उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड कर दिया, इसी को बोलते हैं विड्रॉ। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है अपनी गलती दूसरे पे डालना। इसमें क्या है, अपनी गलती
दूसरे पर डालना। काम जो आपने किया है ना वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, दूसरे को उसका दोषी ठहरा दोगे। यानी आपकी जो भी बुरी सोच या फीलिंग्स है उनको आप दूसरे पर ब्लेम कर देते हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, अनकॉन्शियस ब्लेमिंग ऑफ अनएक्सेप्टेबल inclination or thoughts on an external object। तो जो भी आप इसमें क्या करते हो, सीधे ब्लेम शिफ्ट कर देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक नर्स थी जो क्लिनिकल फील्ड में अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो लेकिन वो बाकी हर जगह काम अच्छा करती थी। तो वो क्या करती है, क्योंकि वो क्लिनिकल फील्ड में अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगी, किसी और पर ठीक से काम ना करने का आरोप लगा देगी कि भाई यही ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। इसने क्या किया, प्रोजेक्शन किया, अपना ब्लेम किसी और पे शिफ्ट कर दिया, अपना जो फीलिंग है जो खुद ना कर पाने का है वो किसी और पे शिफ्ट कर दिया। यानी खुद चीट करने का अब एक और एग्जांपल है कि खुद चीट करने का सोच रहा है पर दूसरे को बोलता है तू चीट करेगा, ठीक है। इसको भी प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना वो तुम दूसरे पे थोप देते हो कि भाई तू ये करेगा, ये होता है प्रोजेक्शन। यानी एक और एग्जांपल लेते हैं कि कुछ पति पत्नी अपने परिवार में अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, तो अब क्योंकि अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पे दोष डाल देते हैं कि इन्हीं की वजह से हम लोग अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, इन्हीं की वजह से कलेश होता है घर में। बच्चों पे ब्लेम शिफ्ट कर देना। लड़ाई पति पत्नी पे होती है लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना ब्लेम किस पे शिफ्ट कर दिया, बच्चों पे शिफ्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन, मोस्ट कॉमन पूछा जाने वाला डिफेंस मैकेनिज्म। यानी सिंपल ऐसे याद रखो, बचपना दिखाना, ठीक है। इसमें क्या है, इंसान बचपना दिखाने लग जाता है। स्ट्रेस इतना होता है कि आदमी बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है। रिग्रेशन में क्या होगा, अगर कोई भी इंसान बच्चों जैसा बिहेव करता है तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि एक बड़ा इंसान है यानी कि अडल्ट है जो कि रूठ के रो देता है, यानी जैसे ही वो गुस्सा होता है वो क्या करता है, रो देता है या फिर जिद करने लगता है। इसी को बोलते हैं रिग्रेशन। यानी मूविंग बैक टू प्रीवियस डेवलपमेंटल स्टेज, जो पीछे डेवलपमेंटल स्टेज वो ऑलरेडी पास कर चुका है वो उस स्टेज में पहुंच जाता है ताकि वो सेफ फील करे। और हम इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं विच इज़ फ्लाइट टू चाइल्डहुड। जिसने भी फ्लाइट ले ली है चाइल्डहुड की तरफ वो कौन सा मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, रिग्रेशन यूज़ कर रहा है। यानी है वो 60 साल का लेकिन उसकी हरकतें कैसी हैं, 12 साल के बच्चों की जैसी, सिंपल, उसी को बोलते हैं हम रिग्रेशन। एक और था रिप्रेशन। रिप्रेशन में हम क्या कर रहे थे, अनकॉन्शियसली अपने फीलिंग्स को दबा रहे थे। जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो गया था तो हम उसको सप्रेस कर रहे थे, माइंड उसको भूल गया था कि अरे उसके साथ वो हादसा हुआ भी था, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन होता है, तो रिप्रेशन रिग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। रिप्रेशन का मतलब होता है कि बचपन में पहुंच जाना अपने। नेक्स्ट इज फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या होता है, फिक्सेशन में बेसिकली डेवलपमेंट के किसी स्टेज पर ही अटक जाना, ठीक है। यानी एक स्टेज पर अटक जाना, हम इसमें क्या बोल सकते हैं, एक स्टेज पर अटक जाना, उसी को बोलते हैं फिक्सेशन। यानी कि एक बड़ा एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल में क्या हम बोल सकते हैं कि थंब सकिंग इन अडल्ट स्टेज, ठीक है। अब वो थंब सकिंग जो उसका इनिशियल पहले प्रीवियस में डेवलपमेंट था उसको छोड़ देना चाहिए था लेकिन वो वहीं पे अटक गया है, वो बड़ा हो चुका है, अडल्ट हो चुका है लेकिन फिर भी क्या करता है, अंगूठा चूसता है। तो इसी को बोलते हैं फिक्सेशन। यानी बड़ा होके भी थंब सक कर रहा है तो वो अपने थंब सकिंग वाले स्टेज पे अटक चुका है, उसी को बोलते हैं फिक्सेशन। यानी किसी एक डेवलपमेंट स्टेज पे अटक जाना। नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, उल्टा बिहेव करना। क्या होता है, उल्टा बिहेव करना।
अब उल्टा बिहेव क्या करता है, जो फील करता है ना उसका बिल्कुल अपोजिट करता है। यानी अगर किसी इंसान को किसी से प्यार है तो वो क्या करेगा, उस पर गुस्सा दिखाएगा, इसको छुपा लेता है और इसको दिखाता है, ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। या फिर इसका उल्टा कि किसी से नफरत है, ठीक है, बहुत नफरत करता है लेकिन उससे उसके सामने बहुत स्वीट बनता है। ऐसे लोग तुमने बहुत देखे होंगे कि पीठ पीछे तो तुम्हारी भर भर की बुराई करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम उसके सामने आओगे वो क्या करने लगेगा, अपोजिट, तुमसे बहुत ही ज़्यादा क्या बनेगा, स्वीट बनेगा। उसी को बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी एक्टिंग अपोजिट ऑफ व्हाट वन थिंग्स और फील। यानी जैसा वो फील करते हैं वैसा वो आपके सामने दिखाते नहीं हैं, पीठ पीछे कुछ और मुंह पे कुछ और, ठीक है, आपके सामने बहुत स्वीट बनने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज फैंटेसी। फैंटेसी में क्या होगा कि फैंटेसी बेसिकली सपनों की दुनिया होती है। सभी को पता है कि जो सपनों की दुनिया में जी रहे हैं उसी को हम बोलते हैं फैंटेसी। इसमें क्या लिखोगे आप, सपनों की दुनिया, ठीक है। तो सपनों की दुनिया में जो भी जी रहा है वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में, यानी इमेजिनेशन में रहकर खुश है। रियल लाइफ में फेल है, पर दिमाग में वो बहुत ही हीरो बन चुका है, ठीक है। रियल लाइफ में वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन अपनी फैंटेसी में वो इतना चूर है कि वो अपने आप को हीरो समझता है कि भाई उसी की वजह से पूरी दुनिया चल रही है, वरना दुनिया कब की ख़त्म हो जाती। इसी को बोलते हैं फैंटेसी। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बता सकते हैं, एक बॉय है जिसको टीचर ने पनिश किया है, उसने अपनी ही एक फैंटेसी क्रिएट कर ली कि उसने टीचर को शूट कर दिया है, फैंटेसीज ऑफ शूटिंग द टीचर, ठीक है। हालांकि वो कर कुछ नहीं पाया है, टीचर ने ही उसको पनिश किया, लेकिन उसकी फैंटेसी में वो टीचर को पनिश कर रहा है। तो इमेजिनरी दुनिया हो जाती है बेसिकली, क्या बोलोगे आप, इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इमोशन हटा के लॉजिक लगाना। अब क्या बोलोगे आप, इमोशन हटाकर लॉजिक लगाना। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे भी होंगे कि इमोशनल सिचुएशन है, ठीक है, इमोशनल सिचुएशन को सिर्फ लॉजिक से देखना, फीलिंग साइड में रखना, उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। यानी कि देखो किसी की डेथ हो गई है, पे भी बस मेडिकल रीजंस डिस्कस कर रहा है, इमोशंस नहीं। अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है, वो इंसान जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, वो क्या करेगा, वहाँ पे रोने की जगह, दुख दिखाने की जगह, इमोशंस ना दिखाकर वो क्या करेगा, मेडिकल रीजंस डिस्कस करेगा। अरे इसकी मौत पता है क्यों हुई, इस वजह से हुई है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा ये हुआ होगा। मतलब वो वहाँ पे मेडिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है बैठ के। उसे कोई मतलब नहीं है कि भाई इंसान की डेथ हो गई है, वो ज़िंदगी में वापस नहीं आने वाला है, कि उसे थोड़ा बहुत दुख भी हो जाए, आखिरी बार देख ले, कुछ भी। वो बैठ के वहाँ पे अपना मेडिकल रीजनिंग दे रहा है, उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसको हम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं अ फॉर्म ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। इस हम अ फॉर्म ऑफ आइसोलेशन भी बोल सकते हैं। और कंसंट्रेटिंग ऑन इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट्स, यानी वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेट करेगा, कंसंट्रेटिंग ऑन इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट्स ऑफ सिचुएशन। तो बेसिकली वो अवॉइड करेगा, उस वक्त वो क्या करता है, इमोशंस को अवॉइड करता है। इमोशंस को क्या करेगा वो इंसान, अवॉइड करता है, उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। वहाँ पे भी वो लॉजिक ढूंढने लग जाता है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू अ डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल सिम्टम यूजली सेंसोरी मोटर इन नेचर, ठीक है। कन्वर्जेशन में क्या होता है, एक्सप्रेस करोगे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल। सो अभी हम पढ़ेंगे कन्वर्जेशन एंड डिसोसिएशन विच इज़ लास्ट। और कन्वर्जन में भी क्या है, हम इसकी डेफिनेशन पहले लिखेंगे, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू
द डेवलपमेंट ऑफ अ फिजिकल सिम्टम यूजुअली सेंसोरीमोटर इन नेचर। तो ये आपसे डेफिनेशन क्या कह रही है, मतलब क्या इसमें कहना चाह रहा है कि कन्वर्जन क्या है। मेंटल स्ट्रेस या टेंशन जो चल रही है ऑलरेडी, वो फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो आप स्ट्रेस ले रहे थे, जो भी टेंशन है, वो आपके फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना किसी रियल फिजिकल कॉज के। यानी आपको रियलिटी में वो कोई कॉज था नहीं, ठीक है, कोई ऐसे कारण नहीं था कि आपको सिम्टम शो हो, लेकिन वो होने लग जाते हैं क्योंकि आप इतने टेंशन में होते हो। सिंपल समझो कि दिमाग का स्ट्रेस होता है जिससे बॉडी में प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, सोमैटोस्टैटिक, अपने डिजीज़ के बारे में पढ़ाई होगा कि उसमें क्या होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि उसे वो बीमारी और उसके सिम्टम्स भी उसे आ रखे होते हैं, लेकिन जब प्रॉपर चेकअप होता है तो उसमें कुछ भी कारण नहीं निकलता है। तो वो उसकी बीमारी उसके दिमाग में है, ना कि उसके बॉडी में है। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेंशन लेके बैठा है जिसकी वजह से वो सिम्टम्स उसके दिखने लग जाते हैं। एग्जाम्पल, अचानक से हाथ या पैर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो बोलेगा कि मेरा हाथ अचानक से काम नहीं कर रहा है। जब उसका चेकअप होगा तो सारी नर्व्स वहाँ की सब नॉर्मल निकलेंगी। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल में अचानक अंधा या फिर बहरा हो जाना और टेस्ट नॉर्मल निकलेंगे, या फिर वॉइस चली जाएगी पर थ्रॉट नॉर्मल है। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, कन्वर्जन के। ठीक है, तो एक सिंपल लाइन में, इजी लाइन में आप ऐसे याद रखो, टेंशन बॉडी में है, जो कि टेंशन बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। यानी दिमाग में जो टेंशन थी वो आपके बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। जो फिजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपके टेंशन की वजह से देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, इंसान अपनी आइडेंटिटी, मेमोरी या फिर सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, डिस्कनेक्शन फील करता है। यानी people who use dissociation as a defense mechanism tend to momentarily lose their connection to the world around them. इसमें आप क्या लिखोगे, tend to momentarily lose their connection to the world around them. They may feel separated from the outside world. ये भी लिख सकते हो कि feel separated from outside world. बाहरी दुनिया से उनका पूरी तरीके से कटौती हो जाता है, यानी दिमाग रियलिटी से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। आपने इसमें बहुत सारे मतलब एक आपने इसमें देखा होगा नाम, उसका नाम है टाइप बेसिकली विथ उसको हम बोलते हैं डिसोशिएटिव अमनेशिया। इसमें पेशेंट क्या होता है, पूरी तरीके से आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होता है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद नहीं रहती। जैसे कि कोई ट्रॉमा हुआ तो उसके बाद की जो चीज़ें थी वो भूल चुका है, उसे याद नहीं। एक्सीडेंट के बाद पूरी तरीके से वो इवेंट ही भूल गया। इसमें क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसके साथ और वो क्या हुआ, उसने क्या किया डिफेंस मैकेनिज्म में, वो उस पूरे इंसिडेंट को क्या हुआ, भूल गया। उसे बोलते हैं डिसोशिएटिव अमनेशिया। एक होता है डिसोशिएटिव फ्यूज, इसी में डिसोशिएशन में आता है, एक मिनट, डिसोसिएशन में ही आता है आपका। एक तो डिस्कस कर लिया हमने अमनेशिया, ठीक है, जिसमें वो चीज़ें भूल गया है। दूसरा आता है फ्यूज, ठीक है, और एक और आपको देखने को मिलेगा DID विच इज़ डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा। एक मूवी भी थी अजय देवगन की, जिसमें वो एक्टिंग कर रहा होता है बेसिकली कि उसके अंदर दो इंसान रह रहे हैं, यानी कभी वो कुछ और फॉर्म करने मतलब एग्रेसिव हो जाता था और अगले ही पल बहुत ही शांत हो जाता था। तो इसी को बोलते हैं डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। यानी एक पर्सन के अंदर क्या है, मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं। मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ को ही हम DID बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसोशिएटिव फ्यूज, यानी अपनी आइडेंटिटी को भूलकर कहीं और चला जाता है, एक नई लाइफ स्टार्ट कर देता है।
तो जो उसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को क्या गया है, वो भूल गया है, ठीक है। आइडेंटिटी को भूल गया और उसने क्या किया है, एक नई लाइफ स्टार्ट कर दी है कहीं और जाके। नई लाइफ स्टार्टेड समवेयर एल्स, ठीक है। उसे बोलते हैं फ्यूज, यानी घर छोड़ के एक इंसान चला गया और दूसरी सिटी में जाके बिल्कुल एक नई आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। इसका एग्जांपल ये हो गया। डीआईडी में बता दिया है कि एक ही पर्सन के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं, यानी कभी बहुत ही काम रहेगा वो इंसान, कभी बहुत ही काम रहेगा और कभी बहुत ही अग्रेसिव रहेगा, ठीक है। बहुत ही अचानक से गुस्सा करने लगेगा, अलग अलग आइडेंटिटीज़ शो करेगा, उसी को बोलते हैं हम डीआईडी, विच इज़ डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं। और अमनेशिया में वो कम्प्लीटली भूल जाता है, एक पर्टिकुलर इवेंट भूल जाता है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं डिसोशिएशन की तीनों टाइप्स, तो आप बता सकते हो। एमनेशिया में इवेंट भूल गया है, फ्यूज में पर्टिकुलर अपनी आइडेंटिटी भूल गया और एक नई लाइफ स्टार्ट कर देता है और डीआईडी में भैया उसके अंदर ही मल्टीपल पर्सनैलिटी हैं, कभी वो बहुत ही अच्छा बच्चा बन के रहेगा, कभी बहुत ही नालायक बच्चा बन के रहेगा, ठीक है। ये थे डिसोशिएशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही ईजी भाषा में समझाने की कोशिश की है और पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर बार आता है, ठीक है। तो ये फेवरेट है बेसिकली साइकेट्रिक का टॉपिक, तो नॉर्सेट में तो आएगा ही आएगा। तो आप इसको, और इवन अगर आपके एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।